इसके लिए इतनी बड़ी साजिश खेली गई। तो ये जो सेगमेंट है, ये पाकिस्तान है 1971 के बाद समझ गया भारत से डायरेक्टली लड़ा नहीं जा सकता, तो उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद। लेकिन हमने क्या किया आतंकवाद के खेल में? हमने जो है, जब हमारे यहां कोई घटना हो जाती है, बम फूट जाता है, तो हम रिएक्टिव मेजर्स लेते हैं। हम यूनाइटेड नेशन जाते हैं, हम उसी को ही चिल्लाते हैं, जी जी लगा के बोलते हैं कि बम फोड़ दिया जी, मार दिया जी। हम अपनी सेनाओं से क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो हमें कि किया कि नहीं किया। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि मुद्दा राष्ट्र का है। हमारी सेनाओं से हम उसको किसी पर्टिकुलर पार्टी या उसकी विचारधारा से जोड़ देते हैं। हम ये उस समय ये जो लाइंस है वो डाइल्यूट कर देते हैं। तो इस बार ये बहुत लंबे समय तक हमारे यहां होता, विदेशी जो है इसका फायदा उठाते हैं कि भाई भारत में कुछ कर दो, उसके बाद ये कोई ना कोई काउंटर रिएक्शन करेगा, उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो मैनेज हो जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा था? कश्मीर शांत हो रहा है, अखबारों में खबरें जारी, लोग तिरंगा लिए हाथों में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में G20 सम्मेलन करा लिया, टूरिज्म बूस्ट पे जाने लगा, फिर से लगा कि कश्मीर क्या होगी, आबादी आगे बढ़ जाएगी। तो इन्होंने जो एक क्षेत्र ले रखा है, ये बड़ा ध्यान से समझना, जो ये गुलाम कश्मीर यानी LOC का जो पार का क्षेत्र है, ये बड़ा खूबसूरत है। तो यहां पे लोगों के अंदर अब हलचल होने लगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अब इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी है, सड़कें बनने लगी, बिजली आने लगी है, लोग खुशहाल हैं। थोड़ी दूर पे बीच में एक नदी बहती, चिल्ला बोलो ओ भाई साहब, दिखाई वहां पे बात होगी, सुनाई पड़ जाएगा। और इधर के लोगों के पास बिजली नहीं है। कश्मीर की बड़ी सेना और सेना के लोग वो क्या है, इस क्षेत्र में रहते हैं, और वो एंटी इंडिया मूवमेंट्स यहीं से चलाते हैं। तो उनको क्या होता है, चरमपंथ के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, मजहब के नाम पे यूथ को लाया जाता है। अब यूथ को नहीं पता क्या करना है, उसको तो उस समय जोश दिला दिया गया। तो उनको ट्रेनिंग कौन देता है? उनको ट्रेनिंग वहां पर बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तान की बड़ी खतरनाक टीम है, जो ISI के साथ मिलकर, ये सारी जो बैट है वहां की बॉर्डर एक्शन टीम, जिन्होंने हमारे जवानों के सर काट लिए थे, ये बहुत भयानक तरीके से काम करती है, बहुत गंदे तरीके से काम करती है, ठीक है। वो उनको ट्रेनिंग देती है, हथियार मुहैया कराती है, और वो सारी ट्रेनिंग कहां होती है? इस एरिया में। अब यहां के बॉर्डर्स बड़े कठिन है। तुम्हें लगा बॉर्डर सिक्योरिटी क्यों नहीं है? घने जंगल हैं, बर्फ है, ठीक है, बहुत तेजी से काटती हुई नदियां हैं, तो यहां का जो बॉर्डर सुरक्षा वो बहुत मुश्किल है, और दोनों तरफ एक ही बात करने वाले लोग हैं। ये हिस्सा हमारे हाथ से निकल गया था। तो ये क्या, वो इन्होंने यहां पर क्या किया, लॉन्चिंग पैड्स बना दिए, यहां ट्रेनिंग होती है, मॉड्यूल होता है। हम इससे पहले क्या होता था, जब हमारे यहां जब ये अंदर घुस आते थे, तब हम रिएक्शन करते थे। तो उसमें भी क्या होता था, ये जैसे मान लो आतंकवादी घुसे, हमने मार दिया कि हमारे यहां बम फोड़ने वाले थे, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा न्यूज़पेपर बोल रहा है कि हमने आतंकवादियों को मार दिया। जानते हो विदेश में क्या बोला जाता है? कि भारतीय सेना ने मासूम कश्मीरियों की हत्या की। दीज ऑल आर द नैरेटिव्स, और नैरेटिव में पक्ष देखा जाता है, किसकी पक्ष की बात हो रही है। वो उन मृतकों के फोटोज यूनाइटेड नेशन में ले जाके दिखाता है कि देखो भारत मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, भारत की फौजें गलत कर रही हैं। और हम क्यों फंस जाते थे? क्योंकि सब कुछ हमारी बाउंड्री के अंदर हो रहा है। हम पानीपत सिंड्रोम से इतना गंदा गिर कर चुके थे, ये 1000 सालों में हमारे ना DNA में आ चुका था। और चूंकि हमारे बॉर्डर्स के अंदर हो रहा है, तो वो क्या हो जाता था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी। तो हमारी फौजों को क्या करना पड़ता था, पीछे हटना पड़ता था। अगर वो कोई एक्शन ले ले, उन्हीं के ऊपर कमीशन बैठ जाता था। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं को जवाब देना पड़ता, तुमने गोली क्यों चलाई। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हालात इतने कठिन है, और नतीजा क्या रहा, धीरे 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 वो खिसकते हुए अंदर की तरफ आने लगे। आज कैसे 4-5 सालों में इतना सिनेरियो चेंज हो गया, आज बताओ। आज चेंज हो गया ना। आज वही कश्मीरी कोई आतंकवादी आता है, उसकी सूचना दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन तुम अंदर आके उनका मुकाबला कर रहे हो। तो हमने जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी की, अब तीसरी में क्या हो रहा था, पाकिस्तान बड़ा परेशान। पिछले 1 साल से अजीबोगरीब न्यूज आ रही है, डल झील में विदेशियों को ले आके बिठा दिया, वहां तो जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, डल झील तो खाली हो रखी थी। फिल्म शूटिंग, मेरे एक जानने वाले अभी फिल्म शूट करके आए हैं कश्मीर में 6 दिन। तो ये सब हो रहा, वहां के लोग रोजगार मिलने लगा है, इकोनॉमी बढ़ने लगी है। तो इसका क्या होगा, पाकिस्तान को पता है इसका बड़ा खतरनाक प्रभाव होगा, क्योंकि बाहर बैठे हुए लोग यहां पर एक मेमोरेंडम चला रहे हैं, और वो रेफरेंडम ये कर रहे हैं कि हमें किसके साथ जाना है, भारत के साथ जाना है। इसकी मांग बहुत तेजी से आने लगी गिलगिट बाल्टिस्तान में।
स्वात वैली में, ये बड़े खूबसूरत जगह है। तो यहां के लोग ये मांग कर रहे हैं। और अच्छा, कश्मीर की इकोनॉमी हो रही खराब, उनके यहां हो रहा है इस समय टर्मोइल, भयानक जो है मारपीट चल रही है उनके यहां। इमरान खान जेल में, बुशरा बीबी उनकी वाइफ बोल कर आई कि जहर दे दिया जाएगा। कल एक सज्जन और जेल में चले गए, उनके जो पुराने मंत्री थे। तो वहां की उठापटक हो रही है। इधर तालिबान अंदर घुस रहा है, वो कह रहा है कि जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है वो हमारा है, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी। बलूचिस्तान मूवमेंट को फिर से पावर मिलनी शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान इतनी चीजों को डील कर पाने की हालत में नहीं है। और जो रही सही कसर थी वो भी आपने देखा, क्रिश्चियन कम्युनिटी की ईश निंदा के आधार पर जो उनके चर्च जला दिए, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो रखी है। उनका जो ब्लास्फेमी कानून है वो बड़ा खतरनाक है। अब हो गया मामला खराब, भारत के लिए सबसे अच्छा मौका है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि भैया बहुत हो गया पानीपत सिंड्रोम, बहुत साल हमने इसमें बिता लिया, हजारों साल का एक लंबी जर्नी हो गई, अब खत्म करो। तो ये क्या हो रहा था, यहां हो रही थी तैयारी, लॉन्चिंग पैड था कि अब घुसने की तैयारी हो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। तो जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी भयानक बर्फ गिरती है, ये पुंछ उंछ में एकदम भयानक बर्फबारी हो जाती है। तो यहां पर गश्त लगाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये अभी से उनकी ट्रेनिंग होगी, जैसे ही सितंबर बीतेगा वैसे भारत में घुसाना शुरू कर देंगे। जैसे बर्फबारी शुरू हुई तुरंत एंट्री कराना शुरू कर देंगे। तो भारत को पता था कश्मीर की शांति के लिए बहुत बलिदान दिया गया, बहुत मुश्किल है, बहुत लंबे समय तक हमने जो है 30-30 साल ना वहां कोई सिनेमा, अगर आपको पता है अभी कश्मीर में पहली बार सिनेमा हॉल 30 साल बाद खुला है। वहां पिक्चर नहीं देख सकते थे आप सिनेमा हॉल में, ये 30 साल पहले हुआ करता था, कभी अब नहीं होता है। अभी आपने देखा कश्मीर के सिनेमा हॉल की फोटो कितनी वायरल हुई, लोग खुशी के मारे पागल हो गए। 30 साल बाद पीढ़ी ने एक सिनेमा हॉल नहीं देखा वहां पे, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं वहां पे। तो अब उनको यह था कि ये अंदर आएंगे। तो अब भारत क्या था, पहले पानीपत सिंड्रोम का था गुलाम, आ जाने दो, अंदर आ जाने दो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या थे, बहुत ढेर सारे राष्ट्र विरोधी तत्व, जो हमारे भूले बिसरे भाई हैं, कुछ मानवाधिकारवादी थे, कुछ एक गाल आगे दूसरा गाल आगे, इस चक्कर में पड़े हुए थे, बहुत से अलग अलग हमारे विचारधाराएं थी। अब भारत सरकार ने कहा कि नाउ इट्स टाइम टू गिव अप द पानीपत सिंड्रोम। सिंड्रोम नाम दिया उन्होंने, बीमारी है ये, बोले इसको किनारे करो। और बोले ये अंदर आने की तैयारी कर रहे हैं, हम ही मिलाते हैं, इधर भी आके वहां भेजना है, वहां भी जाके वहां भेजना है। सो व्हाई यू कम हियर, हम क्यों यहां अंदर आने दें, क्यों तुम्हारी फोटो जाकर पूरी दुनिया के जो है मीडिया दिखाए कि देखो भारतीय लोग कितना कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। और हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। बड़ी बलिदान के बाद, सालों के बाद कश्मीर में शांति आई है, इकोनॉमी ग्रोथ होने वाली है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। अभी बहुत जल्दी जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है, कश्मीर में कितना ज्यादा आप इनपुट कर सकते हो। और मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, मैं जानता हूं, जब मैं गुलमर्ग गया तो मैंने वहां की ज्योग्राफी का स्टडी की, मैं उत्तराखंड भी गया हूं, मैंने कहा भाई क्या पोटेंशियल है यहां पे, पहली बार जब कश्मीर गया, क्योंकि कश्मीर वैली है। तो जानते हो वहां पे जब आप जाते हो तो आपको होटल टूरिज्म को बनाने के लिए, आपको मैंने पहले बताया था कि हमें सपाट जमीन चाहिए होती है, और वो इतनी ऊंचाई बर्फ से लदी हुई जो घाटियां, उसके बाद भी वहां सपाट जमीन है। यानी आप टूरिज्म, सड़कें बेहिसाब आप डेवलप कर सकते हो। आप हिमाचल में नहीं कर सकते, उत्तराखंड में नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या स्लोप है, नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल ही अलग इसकी जो टोपोग्राफी, इतनी अपॉर्चुनिटी है यहां पे, आप हाई स्पीड सड़कें बना सकते हो। तो ये सारी वहां पर जो है वो अपॉर्चुनिटी है, और वो सारी अपॉर्चुनिटी गायब है। लेकिन वो अब इन्वेस्टर्स बुलाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये भा नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी का मतलब है ये वाला हिस्सा उसके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि भारत सरकार दोनों तरीके मारेगी, एक तो वो घुसेगी भी, और दूसरा पूरी दुनिया से कहेगी चलो रेफरेंडम करा लेते हैं। बहुत लंबे समय तक हमसे रेफरेंडम करा रहे थे ना, अब हम रेफरेंडम कराते हैं। और इन लोगों को दिखाई पड़ेगा भाई उधर गरीबी है, भुखमरी है, महंगाई है, आटा भी लेने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, और इधर क्या है, बिजली है, सड़क है, मेडिकल फैसिलिटीज है, इकोनॉमी है। तो क्या करना है, किसके साथ जाना है, भारत के साथ। जब भारत के पास दोनों तरीके मौजूद हैं, दोनों तरीके मौजूद हैं, तो भारत ये दोनों तरीके इस्तेमाल, लेकिन उसको अपना क्षेत्र पहले अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर अखंड भारत की नींव रखी जाएगी। तो अगला स्टेप यही होने वाला है। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने कहा कि बहुत हो गया पानीपत सिंड्रोम, तुम हमसे आके मिलोगे तो भी वही जन्नत जाना है, हम ही आके तुम्हें भेज दे रहे हैं।
और वो क्या हुआ, हमारे देश के 15 बेहतरीन कमांडो, 12 से 15 अंदर गए, सबको निपटाया, चले आए। बोले क्यों 2.5-3 किलोमीटर तुम चलोगे, जाना वहीं है, भेज दिया। तो जब उसके क्षेत्र में मारा तो कहां मारा, पूरी दुनिया को दिखा। पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का बड़ा मतलब होता है। अब अगर ये कहे कि यहां पर था तो उसको बताना पड़ेगा ट्रेनिंग कैंप था। क्यों इतने लोग हथियारों के साथ गैदर हुए, ऐसा क्या काम कर रहे थे भाई? ढोल नगाड़े के साथ इकट्ठा बोले चलो संगीत समारोह में थे, शादी में आए थे, ये हथियार लेके क्या कर रहे थे भाई तुम? तो एक्सेप्ट नहीं किया। और एक्सेप्ट कर ले तो इंडिया ने उसकी सोवरेनिटी की ऐसी तैसी कर दी, तुम्हारी बाउंड्री के अंदर घुस के मार दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, अगर कोई तुम्हारी बाउंड्री के अंदर घुस के कुछ कर रहा है तो तुम्हें सामने वाले पर अटैक करना चाहिए। खाने को है नहीं, आईएमएफ से भी गिड़गिड़ा तो अभी कुछ मांगा है कि कुछ दे दो हमें। तो आईएमएफ ने अभी बहुत देर बाद ये कराया, वो कराया, उठा बैठक कराई, डांस कराया, सब कराने के बाद जो है वो थोड़ा सा पैसा दिया है। अब वो पैसा भी लड़ाई में चला जाएगा। भारत ये चाह रहा है कि घुसो तुम लड़ाई में, इसके बाद तो कटोरा जिससे तुम मांग रहे हो वो भी हम ले लेंगे तुम्हारा। तुम्हें पहले तो कटोरे के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें कुछ मिलेगा। तो भारत के लिए बड़ा सही मौका है। तो वो दोनों तरीके से फंसा हुआ है। तो उसने कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दिया। लास्ट में ही बोलेगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवाद की खिलाड़ी में साथ है, और इसका तो कोई तरीका नहीं है। और पूरी दुनिया की मीडिया भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां से ना फोटोज बाहर निकलनी है, बस हमारे यहां 2-4 नेता हैं वो मांग लेंगे कि हमें जो है वो सबूत दो, हैं वो सबूत मांगते घूमेंगे, बाकी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी अब हम तुम्हारी बाउंड्री के अंदर पहुंच के न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अगला स्टेप, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगला स्टेप जो है पीओके के लिए हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमने पीओके के अंदर बेस कैंप्स खत्म करने शुरू कर दिए हैं। अब हमारा रेगुलर उधर आना जाना हो रहा है, ठीक है। पहले भी हमने किया था, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो। अब तो हमारा आना जाना लगा रहे, हम पैदल ही घूमाते हैं 2.5-3 किलोमीटर, देखो कितने आराम से चले जाते हैं। तो अब वो बोल रहे कि अब जब आना जाना है ही है तो हमें दे दो। पहले हमारा था कि बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरनेशनल मुद्दा, हम इतना घबराते थे क्या बताएं। तो भारत ने कहा ठीक है, शिशुपाल वध का समय आ गया है, गलतियां जो हुई हमने तुम्हें एक वचन दिया था, चलो भाई ठीक है। हमारे यहाँ ढेर सारे ऐसे लोग थे जो बहुत आदर्शवादी थे, जो कूटनीति से ज्यादा विदेश नीति पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। एक गाल दूसरा गाल, अब तीसरे के बारे में बात ही नहीं हुई है, तो हम भी कंफ्यूज थे। तो हमने कहा चलो अब अपनी बात हम करें। तो ये खबर इसके लिए। इसके साथ साथ 2 खबरें और आई हैं, अब इसी की बात करो। लीबिया में बंधक 17 भारतीय युवक छुड़ाए गए, ठीक है। 6 महीने पहले एब्डक्ट कर लिए गए थे। वहां पर जो आतंकवादी समूह थे उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। ये भारत की वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी, किसी राष्ट्र की पावर सिर्फ उसकी अपनी सीमाओं में नहीं होती है, किसी राष्ट्र की पावर जो होती है बियॉन्ड द बाउंड्रीज होती है, और वहां पर डिप्लोमेसी की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो 6 महीने से हम लगातार, जो हमारा दूतावास है, जो हमारा एम्बेसी है, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा था। और आतंकवादियों से मोस्टली ये था कि ठीक है ये लोग इटली जा रहे थे हमारे यहाँ एक तो, और ये भेज दिए गए लीबिया। अब लीबिया में उनका स्वागत कई और तरीके से हुआ, ये इटली के चक्कर में पड़े थे कि वहां जो जाएंगे और घूमेंगे बीच पे, और यहाँ पे इनकी मुलाकात लीबिया में किसी और के साथ हो गई, अपडेट कर लिए गए। बुरी घटना थी। लेकिन भारत सरकार की पावर रही है कि हमने युद्ध क्षेत्रों से भारतीयों को निकाला। ये जो एम्बेसीज होती हैं, यानी जो दूतावास होते हैं, ये किसी भी राष्ट्र की पावर को दिखाते हैं कि उस कंट्री के अंदर आपकी जो पेनिट्रेशन है, जो आपकी दखल है, वो कितनी जबरदस्त है, और उस सरकार के साथ आप कितनी पावरफुल हो सकते हो। तो किसी भी एम्बेसी का भारत ने चाहे हर युद्ध क्षेत्र से अपने लोगों को निकाला है। अभी आपने इससे पहले देखा तुर्की में हम पहुंचे, हर जगह से हमने अपने लोगों को निकाला। हमने यूक्रेन से निकाला, और यूक्रेन से जब निकाला तो रशिया ने युद्ध रोका कि इंडियंस को जाने दो। तो ये पूरे दुनिया में भारत की बढ़ती हुई साख है।